हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का अनुप्रयोग पढ़ना है, जिसके आधार पे हमें लाभ हानि और फिर बट्टे के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है लाभ और हानि के बारे में। तो उसका जो सूत्र होता है पहले लिख देता हूं और फिर मैं बताता हूं कि वह सूत्र कैसे आता है। देखिए, सबसे पहला होता है यहां पे क्रय मूल्य, सीपी कहते हैं। सीपी का अर्थ होता है जितनी मूल्य में कोई वस्तु खरीदी जाती है। यहां पे मैं लिख देता हूं, जितने रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाती है। फिर उसके बाद होता है एक विक्रय मूल्य, एसपी इसको कहते हैं। जितने में कोई वस्तु बेची जाती है, बेची जाती है। उसके बाद होता है एक लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना फायदा होता है, जितना फायदा होता है। हानि, लॉस, जितना घाटा होता है। घाटा होता है। फिर उसके बाद अब यह जो लाभ और हानि होता है, यह हमेशा क्रय मूल्य आधार पे निकाला जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं नोट करके, लाभ या हानि क्रय मूल्य के आधार पर गणना किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज आता है बट्टा के बारे में। इसमें थोड़ा सा और सूत्र है, उसको भी मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद आगे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले यहां पे लाभ बराबर क्या होता है, यहां पे सूत्र मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कब होगा, मान लीजिए यह कलम मैं लिया हूं, इसको मैंने 3 रुपया में खरीदा और 4 रुपया में बेच दिया, तो हमको क्या होगा, फायदा होगा। तो यानी कि लाभ होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि विक्रय मूल्य अगर ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य कम रहेगा, तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिए, एक सूत्र से आप 3 और सूत्र बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमको एक सूत्र याद है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वहीं अगर हमको लाभ दे दिया रहे या क्रय मूल्य दे दिया रहे, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं। इधर ही माइनस में इधर ला लीजिए, तो हमारा एक हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। फिर एक और हमारा सूत्र बन सकता है
हमको विक्रय मूल्य निकालना था तो यह सूत्र लगा लिए, इसी सूत्र से निकला है। फिर अगर मान लीजिए हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो देखिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो सकता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो सकता है कि नहीं। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी एक सूत्र से दो और हम सूत्र बना सकते हैं। तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, बस एक ही सूत्र लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए दूसरा, हानि बराबर, हानि कब होता है, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा में हम खरीदे और कम ही में बेच दें। तो हानि बराबर हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फिर उसके बाद एक और आता है लाभ प्रतिशत या लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर, अभी यहां पे मैं नोट करके लिखा हूं, लाभ या हानि क्रय मूल्य के आधार पर गणना किया जाता है। तो हम आपको पिछले क्लास में जब हम पढ़ाए थे प्रतिशत, तो उसमें हम आपको बताए थे पहले अनुपात, रेशियो, और उसमें हम क्या करते थे, जो हमारा आधार रहता था उसको हम नीचे रखते थे, तब हम प्रतिशत निकालते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, यहाँ पे हम लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यह सूत्र हो जाता है लाभ गुना 100 बाई क्रय मूल्य। ठीक ना, यह कहां से आया, यह आया देखिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य अनुपात हो गया। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 बाई 100 कर दिया जाता है, नीचे वाला 100 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, तो उसी 100 को हटा कर यह डायरेक्ट सूत्र हमारा हो जाता है कि नहीं। तो यह सूत्र एक आपका हो जाएगा और यहाँ पे परसेंट हमारा लिखा रहता है। फिर उसके बाद एक और होता है हमारा हानि परसेंट। हानि परसेंट बराबर, यहां भी हानि गुना 100 बाई क्रय मूल्य। नीचे में क्रय मूल्य क्यों आ रहा है, क्योंकि लाभ या हानि परसेंट हो या फिर कुछ भी हो, वह हमेशा क्रय मूल्य बेस रहता है। ठीक ना, क्रय मूल्य के आधार पर ही उसकी कैलकुलेशन किया जाता है। यहां तक दिख रहा है। फिर एक और होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर हमको लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो हम क्या सूत्र लगाते हैं, यदि लाभ की दर या फिर लाभ प्रतिशत दर दिया रहे तो एक नंबर विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, देखिए क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ की दर बाई 100। ठीक ना। फिर 2 नंबर में देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य भागा विक्रय मूल्य। यहां पे देखिए क्रय मूल्य है तो गुना है, इंटू है नहीं, लेकिन विक्रय मूल्य जैसे आएगा तो हमारा भागा लग जाएगा। विक्रय मूल्य भागा 1 प्लस लाभ की दर बटा 100। नहीं तो अगर आप बटा 100 नहीं लिखना चाहते हैं तो केवल लाभ परसेंट लिखिएगा, तो प्रतिशत हटाइएगा तो यहाँ पे बटा 100 आ जाएगा कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे सूत्र में लिखा रहता है। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए तो कहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। तो यहाँ पे ये 2 और सूत्र इसका है, उसको भी मैं लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूं। यदि
हानि परसेंट दिया रहे या हानि की दर दिया रहे, हानि की दर दिया रहे। ठीक है, तो 1 नंबर। देखिए यहाँ पे विक्रयमूल्य में लिखा हूं, तो यहां भी मैं विक्रयमूल्य ले लेता हूं। विक्रयमूल्य बराबर यहां भी क्या होगा, क्रय मूल्य। क्या होगा बाबू, क्रय मूल्य इनटू, यहां पे लाभ था तो क्या था, प्लस, और यहां हानि है तो माइनस। हानि की दर बटा 100। कोई दिक्कत, यह सूत्र हो जाएगा। फिर 2 नंबर में यहां पे देखिए, फिर यहां पे 2 नंबर में आप देख लीजिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य भागा 1 माइनस हानि की दर बटा 100। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे इसको आपको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य है और हानि की दर दिया है, तो हानि की दर जब भी रहेगा तो माइनस रहेगा। ठीक ना, दिख रहा है, माइनस रहेगा। यहां भी देखिए हानि की दर यहां पे दिया है तो 1 माइनस हानि की दर है। वहीं लाभ रहेगा तो 1 प्लस लाभ की दर रहेगा। ठीक ना, यह सूत्र कैसे आया अभी थोड़ा देर में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य हमको निकालना है तो क्रय मूल्य के बाद गुना रहेगा, इंटू रहेगा नहीं। यहाँ भी देखिए विक्रय मूल्य हमको निकालना है तो क्रय मूल्य के बाद हमको क्या रखना है, गुना रखना है, इंटू रखना है। वहीं अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य के बाद देखिए यहाँ पे भागा है कि नहीं है। यहाँ भी देखिए क्रय मूल्य हमको निकालना है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बाद हमको क्या रखना है, भागा रखना है। इस तरह से यह सूत्र आप याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक ना, चलिए उतारना है तो उतार लीजिए। एक सूत्र मैं बता दूंगा कि कैसे यह सूत्र हमारा आता है। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र मैं लिखा था अभी थोड़ा देर पहले, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ की दर बटा 100। यह हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे हैं। यह कैसे आया इसको मैं समझाता हूं। यह कैसे आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है जिसको हम 100 रुपया में खरीदते हैं, 100 रुपया में खरीदते हैं। यह हो गया हमारा क्रय मूल्य हो गया नहीं। फिर उसके बाद क्रय मूल्य इतना हो गया और हमको कितना 5% लाभ पर इसको बेचना है। मतलब कितना में इसको बेचे हम कि हमको 5% का लाभ हो। यहां पे मैं लिख देता हूं लाभ बराबर 5%। ठीक ना, तो हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है नहीं। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर हम निकालना चाहते हैं कि कितना में भाई हम बेचें कि हमको 5% का लाभ हो। तो क्या करेंगे हम, एक तो यह रह जाएगा हमारा क्रय मूल्य रह जाएगा। क्या रह जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 5%। यही नहीं करेंगे तो देखिए यहां से हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 5/100 क्रय मूल्य का। अब का के बदला में हम गुना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5/100। देखिए कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे,
यहां भी क्रय मूल्य है, यहां भी क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को हम बाहर खींचेंगे, क्रय मूल्य को हमने बाहर खींचा और फिर क्या लगा दिया, इनटू, क्या लगा दिया। तो इस क्रय मूल्य में को बाहर हमने निकाला तो यहां पे क्या बच गया, एक, क्या बच गया, एक। फिर उसके बाद यहां पे क्या है, प्लस, तो प्लस, यह क्रय मूल्य निकल गया तो हमारा कितना बचा, 5। फिर उसके बाद बट्टा 100, यह 5 क्या है, लाभ की दर है। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ की दर बट्टा 100 आ गया कि नहीं। कौन सा यह सूत्र हमारा निकला, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ की दर बट्टा 100। कोई कंफ्यूजन, यह सूत्र कैसे आया, आपने समझा कि नहीं समझा। फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे बट्टा देता है। जैसे आप लोग दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो दुकानदार कहता है 40% आपको ऑफ दिया जा रहा है, नहीं, या फिर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वह कंपनी कहता है कि इससे वैट लगेगा, राज्य का कर, या अभी चल रहा है जीएसटी चल रहा है, नहीं, तो जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो यह जो चीज है तो उसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी देखेंगे। इसको उतारना है तो उतार लीजिए कि कैसे यह आया, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे अंकित मूल्य, फिर उसके बाद बट्टा या वैट, ठीक ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे। अंकित मूल्य यानी कि प्रिंटेड जो वैल्यू रहता है। मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीदते हैं या फिर किताब आप खरीदने जाते हैं, तो उस पे किताब पे दाम लिखा रहता है 50 रुपीज, नहीं, तो दुकानदार कहता है कि 10% इस पे आपको छूट हम देंगे, नहीं, तो आप क्या करते हैं कि उसका 10% निकालते हैं और फिर उसको घटा देते हैं। तो 5 रुपया उसमें ऑफ करते हैं, तो यानी कि 45 रुपया देकर आप उस किताब को खरीदते हैं। तो अंकित मूल्य क्या होता है, प्रिंटेड मूल्य, जो उस पे अंकित रहता है, जो लिखा रहता है, नहीं, यहां पे मैं लिख देता हूं, जो मूल्य लिखा रहता है, फिर उसके बाद बट्टा होता है, जितना प्रतिशत या प्रतिशत रन देते हैं, जितना छूट दिया जाता है, जितना छूट दिया जाता है वह प्रतिशत में भी दे सकता है या सिंपल रुपया में भी दे सकता है। फिर उसके बाद कर, यह होता है वैट के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, जीएसटी के रूप में। इसमें देखिए जितना आपको अतिरिक्त, जितना अतिरिक्त रुपया कर के रूप में देना पड़ता है, कर के रूप में देना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के आधार पे है। तो मान लीजिए किसी वस्तु पे 50 रुपया प्रिंट है और उसमें कहा जाता है कि आपको 10% की बट्टा दी जा रही है, छूट दी जा रही है, तो आपको वह सामान कितना में मिलेगा, या फिर आपको वह सामान खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, इस तरह से सवाल आता है। या फिर कोई सामान, जैसे आप जाते हैं कोई फ्रिज खरीदने, मोबाइल खरीदने, उस मोबाइल का दाम 10,000 है
और फिर कहा जाता है कि आपको GST 18% देना है, नहीं तो फिर 10,000 के अलावा जो 18% होता है वो आपको देना पड़ता है। तो इस तरह से इसके आधार पे सवाल आता है, तो वह सूत्र मैं लिख देता हूं। इसको समझ लीजिए बट्टा जो है इसको समझ लीजिए हानि के रूप में, और कर को आप समझ लीजिए लाभ % के रूप में, और उस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहां पे देख लीजिए क्रय मूल्य बराबर हमारा अंकित मूल्य और इंटू 1, और बट्टा रहेगा तो माइनस होगा, माइनस बट्टा 100। बट्टा की दर लगा लीजिए, चलिए यहाँ पे दर लगा लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बट्टा की दर बाई 100। वहीं अगर आपको यहाँ पे दे दे GST देना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूं, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और इंटू 1 प्लस वैट। आपके किताब में वैट ही ज्यादा दिया है, पहले GST जब नहीं था तो वैट लगता था, राज्य का अलग वैट लगता था और केंद्र का अलग वैट लगता था। वैट की दर बाई 100, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। बट्टा का अर्थ देखिए हानि के रूप में है, हम लोग याद किए थे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि की दर बट्टा 100। ठीक उसी तरह से देखिए तो अंकित मूल्य इंटू 1 माइनस बट्टा की दर बाई 100, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ पे अंकित मूल्य इंटू 1 प्लस वैट की दर बाई 100, ठीक ना। तो यानी कि वैट को आप एज लाइक समझिए, लाभ है नहीं, लाभ की तरह इसको जोड़ देना है, और बट्टा को समझ लीजिए एज लाइक एज लॉस, यानी कि हानि की तरह इसको घटा देना है, ठीक ना। इसके आधार पर, और इसमें एक नोट में मैं करके लिख देता हूं, जैसे उसमें आधार क्या था हमारा, जैसे थोड़ा देर पहले अभी आपको हम बताएं लाभ हानि में हमारा आधार क्या था, क्रय मूल्य था। क्या था, क्रय मूल्य। लेकिन आपको यहाँ पे अंकित मूल्य बट्टा वैट इस सब में क्या होता है, अंकित मूल्य बेस होता है। आधार क्या होता है, अंकित मूल्य बेस होता है। तो वही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बट्टा वैट इत्यादि में अंकित मूल्य आधार होता है, अंकित मूल्य आधार होता है, ठीक ना। चलिए इतना उतार लीजिए, और इसी के आधार पे आपका एक्सरसाइज 8.2 है, इसका अब हम लोग सवाल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है रोहित एक पुराना अलमीरा इतना रुपया में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है, उसके बाद उसे वह 7500 रुपया में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे खरीद मूल्य क्या है, कितना में खरीदता है, खरीद मूल्य बराबर 6700 रुपया, ऊपरी व्यय उस पे खर्च करता है, ऊपरी व्यय। देखिए इसको समझ लीजिए, मान लीजिए हम कोई साइकिल ही खरीदते हैं, पुराना साइकिल रहता है तो उसको कम दाम में खरीद लेते हैं और फिर उसका जेंटिंग पेंटिंग करवा देते हैं, उसका पुराना कलपुर्जे बदलवा देते हैं और उसे नया बनाकर या अच्छा बनाकर ज्यादा दामों में बेच देते हैं, नहीं।
तो उसी तरह से है, कोई सामान या इतना में खरीदता है और उसमें कुछ व्यय लगा देता है, नहीं उस पर कुछ खर्चा आता है, तो उसका कुल क्रय मूल्य कितना होगा, जितना में खरीदा और फिर जितना उस पर खर्चा किया, नहीं वह उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए कितना ऊपरी व्यय है, 300 रुपया, कितना है 300 रुपया। तो क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय, ठीक ना। अब देखिए खरीद मूल्य कितना है 6700 और प्लस 300 बराबर हो गया 7000 रुपया। अब कह रहा है कि इतना में तो वह पूरा खरीदा, नहीं क्रय मूल्य उसका 7000 हो गया, लेकिन बेचा कितना में, तो विक्रय मूल्य बराबर दे दिया है आपके किताब में 7500 रुपया, कितना दिया है। तो अब कह रहा है लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो इसको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, अतः यानी कि लाभ होगा, तो हम लाभ निकालेंगे, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, नहीं अतः लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, सूत्र जरूर लिखिएगा, सूत्र लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्रय मूल्य कितना है 7500 और माइनस 7000, तो हमारा कितना हो गया 500 रुपया। कोई दिक्कत, यह हो गया इसका लाभ। अब हमको कह रहा है लाभ परसेंट निकालिए या लाभ के दर निकालिए। तो यहां पे मैं निकाल देता हूं, लाभ प्रतिशत या परसेंट बराबर क्या सूत्र होता है, लाभ की दर, लाभ की दर कह रहे हैं, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आया है हमारा 500 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है हमारा बाबू 7000। देखिए ना यहाँ पे 7000 आया है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा हमारा 50/7, पूर्णांक में बदल दीजिए 7 सते 49, बचा 1 से 1/7%, इसको लाभ हुआ है, ठीक है ना आंसर। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है प्रत्येक के लिए x y z का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ट दिया है उसको मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया है सबसे पहले क्रम संख्या दिया है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हमको दिया है खरीद मूल्य, खरीद मूल्य। फिर उसके बाद हमको दिया है ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय। फिर उसके बाद हमको दिया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। फिर उसके बाद हमको दे दिया है विक्रय मूल्य। फिर उसके बाद दिया है लाभ। फिर उसके बाद दिया है हानि। फिर उसके बाद हमको दिया है लाभ परसेंट। फिर उसके बाद हानि परसेंट, ठीक ना। यह चीज आपको दे दिया है। एक नंबर में हमको दिया है 1500 रुपया, रुपया लगा लीजिए 320 रुपया। फिर उसके बाद यहाँ पे x दे दिया है, यहाँ पे y दे दिया है, और यहाँ पे लाभ में 280 रुपया दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे z दिया है, ठीक ना।
2 नंबर में हम देखते हैं क्या क्या दिया है। 240 रुपया, फिर उसके बाद 20 रुपया, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद y, फिर उसके बाद यहाँ पे हानि में यहाँ पे z दिया है, और फिर यहाँ पे 10% करके दिया है, ठीक ना। 3 नंबर में देखिए 500 रुपया, फिर उसके बाद x दिया है, फिर उसके बाद 575 दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है y दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 125 दे दिया है लाभ में, फिर उसके बाद यहाँ पे z दे दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे डैश है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में देखिए 9000 रुपया, ठीक ना, 200 रुपया, फिर उसके बाद x दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 7200 रुपया, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है ये y दे दिया है, यह डैश है, फिर उसके बाद यहाँ पे डैश, और फिर यह आपको z दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में हमको दिया है x दे दिया है, खरीद मूल्य निकालना है, यहाँ पे ऊपरी व्यय 50 रुपया, यहाँ पे यह 500 दे दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे y दिया है, फिर यहाँ पे z दिया है, फिर यह डैश है, यह 20% है, फिर उसके बाद यह डैश है। अब चलिए मैं इसको निकालता हूं बारी बारी से, ठीक ना। सबसे पहले 1 नंबर का हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए खरीद मूल्य है, ऊपरी व्यय है, x हमको निकालना है। तो देखिए x बराबर क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है, सूत्र जरूर लिखिएगा, चार्ट बना लीजिएगा और नीचे में बनाइएगा, ठीक ना। तो x बराबर क्रय मूल्य बराबर हमारा खरीद मूल्य और प्लस क्या हो जाएगा हमारा ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय आसान है कि नहीं है। तो हमारा खरीद मूल्य 1500 और प्लस 320 बराबर 1820 रुपया। एक x आ गया। अब देखिए लाभ दे दिया है, क्रय मूल्य हमको मिल गया, लाभ दिया है विक्रय मूल्य। तो देखिए तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस, यह सूत्र कहां से आया, यह सूत्र आप पढ़े हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी सूत्र से ना आया है। क्रय मूल्य को इधर खींच कर ला लीजिए, लाभ को इधर खींच कर लेकर जाइए। क्या आपको निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है आपको। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखिए तो यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य यहाँ हो गया और इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में नहीं हो जाएगा, वही सूत्र से नहीं बना है, ठीक है। समझ में आया ना। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है हमारा, यहाँ पे हम निकाले हैं 1820 और यहाँ पे y है, यहाँ पे y लिख दीजिए। 1820 प्लस लाभ कितना है 280, 0 और 8 2 10, हाथ में आया 1 2 8 10 1 11 और 1 1 2, 2100 रुपया। 2100 रुपया आंसर हो गया। अब लाभ परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
लाभ परसेंट, यह जेड है तो यहाँ पे लिख दीजिए जेड, जेड बराबर लाभ परसेंट। तो बराबर सूत्र लगाइए, लाभ गुना 100 अब भाई क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ कितना हमारा आया है, देखिए यहाँ पे 280 दिया ही है, 280 गुना 100 अब भाई क्रय मूल्य कितना आया है बाबू, देखिए यहाँ पे 1820, 1880 है कि 20 है, 20 है। देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काटिए, अब देखिए तो यहाँ पे 2 से काटें, चलिए 2 से काट देते हैं, 14 दूनी 28, यह 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, यानी कि 14 गुना 100 और 22 91। कोई दिक्कत, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 7 से 13 सते 91। तो देखिए तो यहाँ पे 200 गुना 200 बाई 13 आ गया, 200 बाई 13। कटेगा नहीं कटेगा, पूर्णांक में हम बदल देंगे, 13 एकम 13, बचा कितना 7, 20 में से 13 गया 7, 7 के बाद जीरो उतरा 70, 13 पचे 65, 15.5/13% लाभ। कोई दिक्कत, इस तरह से आप बना सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए तो चलिए नीचे वाला फ्रेश करें। अब 2 नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए खरीद मूल्य 240, फिर ऊपरी व्यय 20, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो x बराबर क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो ऊपरी व्यय देखिए खरीद मूल्य कितना है 240 प्लस 20 बराबर 260 रुपया, एक आंसर हो गया। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है, देखिए y निकालना है और z निकालना है, जबकि क्या दे दिया है हमको, हानि परसेंट दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हानि की दर बराबर 10% दिया है। हानि की दर कितना दिया है बाबू, 10%। तो अब हमको देखिए क्या क्या दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया, हानि की दर दे दिया, तो हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक ना। और तब फिर क्रय मूल्य तो निकाल ही दिए, तब हमको विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, और हानि भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हानि भी आप निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य पर निकलता है नहीं, तो यानी कि पहले मैं हानि ही निकाल देता हूं, या पहले y दिया है तो y ही निकाल देता हूं। कोई दिक्कत, y बराबर क्या है हमारा, विक्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है, यदि हानि की दर दिया रहे तो क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि की दर बट्टा 100। कोई दिक्कत बाबू, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 260 इंटू 1 माइनस हानि की दर है 10%, तो 10 बट्टा 100, एक जीरो से एक जीरो काटिए, बट्टा का घटाव कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 260 और इंटू, यह देखिए 10 में से एक जाएगा, डायरेक्ट कर दें या कि बनाना पड़ेगा, चलिए बना देते हैं। इसके नीचे एक छुपा है तो बट्टा का घटाव कीजिए, नीचे में 10 लसो आया और यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे -1। कोई दिक्कत, यहाँ पे 260 और फिर गुना 9/10, एक जीरो से एक जीरो हटाइए, 9 से 26 में गुना कीजिए, 26 गुना 9, 9 छक चौगुन का 4, हाथ में आया 5, 9 दूनी 18, 5 18 5 22 23। देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, 9 छक चौगुन का 4, हाथ में आया 5, 9 दूनी 18, 5 23, 234 रुपया। ठीक है, यह हमारा हो गया विक्रय मूल्य, यह हो गया हमारा
विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया तो हमारा हानि मिल जाएगा कि नहीं? तो यानी कि जेड बराबर हानि बराबर क्या होता है? कम में बेचाया है तभी ना हानि होता है। तो यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सूत्र जरूर लिखिएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है हमारा बाबू? देखिए यहां निकाले हैं 260 और माइनस विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 234। घटाइए, 10 में से 4 जाएगा 6। अब यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2, 26 रुपया आंसर। कोई दिक्कत? फ्रेश कर दें। 3 नंबर में देखिए कह रहा है खरीद मूल्य 500 और क्रय मूल्य 575 है। ऊपरी व्यय हमको निकालना है। ऊपरी व्यय यानी x बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल, क्रय मूल्य माइनस खरीद मूल्य। क्रय मूल्य माइनस खरीद मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा? देखिए यहां पे दिया है 575 माइनस खरीद मूल्य 500 बराबर 75 रुपया। एक आंसर हमारा हो गया। यह कहां से सूत्र आया? यह कहां से सूत्र आया? क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे ऊपरी व्यय प्लस खरीद मूल्य होता है ना, उसी सूत्र से यह सूत्र आ गया। कोई दिक्कत? चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए y हमको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य, जबकि लाभ दे दिया है। यहाँ पे लाभ दिया है। कितना दिया है लाभ? 125। तो हमसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य तो हमसे पूछ ही रहा है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है हमारा? देखिए यहाँ पे है 575, अब प्लस लाभ कितना है? 125। जोड़ दीजिए, 5 5 10, 2 7 9 1 10, 1 5 6 1 7, 700 रुपया हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। y हो गया। यह क्या है? y है। चलिए y भी हमने निकाल दिया। अब हमको z निकालना है। क्या निकालना है? z बराबर लाभ परसेंट। तो क्या सूत्र होता है? लाभ गुना 100 बाई क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? लाभ कितना है हमारा? 125 गुना 100 बाई क्रय मूल्य कितना आया है हमारा? देखिए तो क्रय मूल्य कहाँ हमको दिया है? यहाँ पे दे दिया है 575 दिया ही है। 575 देखिए कटा लीजिए, 5 से कटाइए, 25 25 125 5 से कटाइए, 5 एकम 5 5 एकम 5 और 50 25, फिर 5 से कट जाएगा 50 25 और ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 3 15, यानी कि 500 बाई 23 कटेगा? कटेगा बाबू? नहीं कटेगा। अब इसको क्या कर लीजिए? पूर्णांक में बदल लीजिए। क्या कर दीजिए? पूर्णांक में बदल दीजिए। तो यहाँ पे पूर्णांक में बदलने के लिए 23 से भागा कर दीजिए। 23 भागा 500, 23 दूनी 46, बचा 4 और यहाँ पे 0, 23 से कम 23, बचा कितना? 17। तो यानी कि हो गया हमारा 21.17 बाई 23%। क्या है? लाभ ना है, तो यहाँ पे लाभ आंसर। कोई दिक्कत? देख लीजिए दिया है कि नहीं दिया है। चार नंबर पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे खरीद मूल्य, फिर ऊपरी व्यय, फिर क्रय मूल्य हमको निकालना है। x बराबर क्रय मूल्य बराबर
खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य कितना है बाबू? 9,000 अब प्लस 200 यानी कि 9200 रुपया आंसर। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बाबू, हमको विक्रय मूल्य दे दिया है, हमको हानि निकालना है। तो y बराबर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमको कितना दे दिया है? देखिए कितना आया? 9200 माइनस हमको यहां पे देखिए विक्रय मूल्य कितना दे दिया है? 7200। तो देखिए यहां पे डबल जीरो, यहां भी जीरो, और फिर यहां पे 9 में से 7 गया 2000 रुपया आंसर। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अब हमसे क्या पूछ रहा है? जेड पूछ रहा है, हानि परसेंट। जेड बराबर हानि परसेंट बराबर सूत्र लिखिए, हानि गुना 100 बाई क्रय मूल्य। तो हानि कितना है हमारा? देखिए आपको निकालना पड़ेगा, नहीं निकला है यहां पे, निकाले है ना। तो 2000 गुना 100 अब बाई क्रय मूल्य कितना है बाबू हमारा? 9200। देखिए तो यहां पे आया है क्रय मूल्य 9200। 2 जीरो से 2 जीरो हटाइए और यहां पे देखिए 2 से काटिए, 2 से 46 मर्त में कट जाएगा, और यहाँ पे 1000, फिर 2 से 23 मर्त में, और फिर यहाँ पे 500 यानी कि 500 अब बाई 23। कोई दिक्कत? अब देखिए यह भी पिछले के बराबर आ गया लग रहा है, नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा 23 दूनी 46, बचा 4, और 23 से कम 23, बचा 17 बाई 23%। क्या है यहाँ पे? हानि है। क्या है? हानि। चलिए आंसर मिला लीजिए, उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 5 नंबर सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य दे दिया है और ऊपरी व्यय दिया है, हमको खरीद मूल्य निकालना है। तो खरीद मूल्य बराबर x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य और माइनस ऊपरी व्यय। ठीक है। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 500 और माइनस 50 बराबर 450 रुपया। एक आंसर हमारा हो गया। फिर यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है और लाभ पूछ रहा है, जबकि लाभ परसेंट दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमको दे दिया है लाभ परसेंट, क्या दिया है? बराबर 20%, नहीं? अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो सूत्र लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू, अब देखिए लाभ रहता है तो प्लस होता है, क्या होता है? तो 1 प्लस लाभ की दर बट्टा 100। तो देखिए तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है हमारा? देखिए ना यहाँ पे 500 है, इंटू 1 प्लस लाभ कितना है? 20 बट्टा 100, 20 बचे से यहाँ पे देखिए 500, और देखिए 1/5 है तो 5 और 1 6/5 हो जाएगा। 500 गुना 6/5, 5 से 100 मर्त में कट जाएगा, तो बचा हमारा 6 गुना 100 बराबर 600 रुपया। 600 रुपया। यह क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा क्या है? y है। यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर, तो एक हमारा आंसर निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लाभ। तो यानी कि z बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
कोई दिक्कत बाबू? देखिए विक्रय मूल्य कितना आया है हमारा 600 और माइनस क्रय मूल्य कितना है हमारा 500। देखिए यहां पे दिया है बराबर 100 रुपया। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 3 नंबर अब हम सवाल देखते हैं। एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा? यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? अब देखिए इसका विक्रय मूल्य दे दिया है, यानी बेच रहा है कितना में 510 रुपया में, तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 510 रुपया। और हानि हो रहा है, इसको क्या हो रहा है हानि बराबर 15%। कितना है 15%। तो यहां पे कह रहा है कि कितने में खरीदा, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर अब हम सूत्र लगाएंगे, ठीक ना। सूत्र क्या लगाएंगे? देखिए यहां पे विक्रय मूल्य भागा हानि है तो 1 माइनस हानि की दर बट्टा 100, ठीक है। तो देखिए यहां पे विक्रय मूल्य कितना है 510, विक्रय मूल्य कितना है भागा 1 माइनस हानि कितना है 15/100। तो देखिए 3 और यह 20, 5 से कट जाएगा। फिर यहां पे देखिए 510 और भागा यहां पे 20 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 17। डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग बट्टा का घटाओ तो जनबे करते हैं। तो 17/20। अब देखिए भागा है, गुना में पलट लीजिए 510 और यहाँ पे गुना 20/17, 17 तिया 51, यानी कि 30 गुना 20, 3 दूनी 600 रुपया आपका क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब फिर इसमें एक और सवाल डाल दिया है। देखिए तो कह रहा है कि कितना में बेचे, 630 में कह रहा है। तो यहां पे कह रहा है यदि विक्रय मूल्य बराबर 630 हो, कितना हो 630, तो क्या पूछ रहा है? देखिए तो किताब में हानि प्रतिशत कह रहा है कि केवल लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य हमारा 600 है। अब विक्रय मूल्य यदि 630 होता तो उसको लाभ होता कि हानि होता? लाभ होता, क्योंकि क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचता, तो यानी कि लाभ होगा। तो लाभ बराबर हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 630 और माइनस 600 बराबर 30 रुपया। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमको कह रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ होता है या हानि होता। तो देखिए लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट होगा कि हानि हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? तो लाभ कितना है हमारा 30 रुपया गुना 100/क्रय मूल्य है 600। 2 जीरो से 2 जीरो काटा और यहाँ पे 6 बचे 23, यानी कि 5% लाभ होता। चलिए आंसर। कोई दिक्कत? लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर सवाल में देखिए मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बट्टा दे दिया है, बट्टा बराबर 20%, ठीक ना। और फिर यह खरीदता है तो दुकानदार के लिए वह विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है 192 रुपया, नहीं
तो हमको पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य बराबर, तो देखिए अंकित मूल्य यह हम आपको पढ़ाए हैं तो बताएं कि यह आधार की तरह कार्य करता है, यानी कि क्रय मूल्य की तरह, और यह बट्टा हानि की तरह कार्य करता है, और यह विक्रय मूल्य कह लीजिए, या फिर यह दुकानदार का विक्रय मूल्य है, और फिर जो यहाँ पे राकेश या मुकेश है उसके लिए यह क्रय मूल्य है। नहीं, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या सूत्र लगता है, यहाँ पे अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य भागा 1 माइनस हानि की दर बट्टा 100, ठीक ना। उसी तरह से इसका भी सूत्र बैठ जाएगा, अंकित मूल्य बराबर या विक्रय मूल्य लिखिए या फिर खरीद मूल्य लिखिए भागा 1 माइनस बट्टा की दर बट्टा 100, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख देते हैं, नहीं, दुकानदार के लिए यह क्या है, विक्रय मूल्य भागा 1 माइनस बट्टा की दर बट्टा 100। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है बाबू, 192 भागा 1 माइनस बट्टा की दर कितना है, 20 बट्टा 100, 20 पचे 100। देखिए यहाँ पे 192 और भागा 5 में से 1 जाएगा 4/5। देखिए यहाँ पे 192 और गुना 5/4, 4 से काटिए, 4 चुका 16, और यहाँ पे 3 बचा, 2 उतरा 32, 4 बटे 32, गुना कर लीजिए 48 गुना 5, 5 बटे 40 का 0 हाथ में आया, 4 5 का 20, 4 24, यानी 240 रुपया इसका क्या हो जाएगा बाबू, अंकित मूल्य। यानी कि वह जो जूता खरीदा है या फिर जो भी सामान खरीदा है, तो नहीं, फुटबॉल खरीदा है, उस पे कितना रुपया दाम लिखा है, 240 रुपया, ठीक ना। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 5 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया अंकित मूल्य करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए 1250 रुपया अंकित मूल्य कर रहा है, अंकित मूल्य यानी इस पर प्रिंट कर दे रहा है 1250 रुपया, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद कह रहा है कि छूट कितना देता है, छूट बराबर 20%, छूट बराबर 20% देता है। तो इसका जो ग्राहक है या फिर इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर इसका हो जाएगा दुकानदार का। देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य फिर इंटू छूट है, तो 1 माइनस छूट की दर बट्टा 100। तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 1250 इंटू 1 माइनस छूट की दर 20/100, 20 बचे 100। देखिए यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा 4, 1250 और गुना 4/5, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 50 25 और यहाँ पे 0, यानी कि 250 और गुना 4, तो 25 चौका 100, यानी 1000 रुपया इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। दुकानदार का यह 1000 रुपया विक्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि 1000 में जब वह बेच देता है तो भी उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है, 25%। यहाँ पे देखिए पुनः विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे देखिए 1000 रुपया है, कितना है 1000 रुपया, और लाभ कितना इसको हो रहा है 25%, ठीक ना। तो क्रय मूल्य इसका पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य भागा 1 प्लस लाभ की दर बट्टा 100, यही ना होता है। तो देखिए यहीं पे बना देते हैं, विक्रय मूल्य कितना है 1000 भागा 1 प्लस लाभ की दर कितना है 25 है,
25/100, 25 चौका 100। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बना देते हैं इधर, ठीक ना। तो 1000 और भागा, देखिए 4 1 5/4, 5/4, 1000 गुना 4/5, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 200 हो गया, यानी कि 200 और गुना 4, यानी कि 800 रुपया उसका क्या है, क्रय मूल्य, ठीक ना। तो जूते का क्रय मूल्य क्या है, 800 रुपया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 6 नंबर सवाल में कह रहा है, सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्न अनुसार है, बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे 1 नंबर में दे दिया है, थोड़ा सा मैं बना देता हूं। टी शर्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में क्रॉकरी है, फिर उसके बाद है 3 नंबर में घी 1 kg, फिर उसके बाद है मूंग दाल 1 kg, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सामान का मूल्य है, यहाँ पे मूल्य मैं लिख देता हूँ 250, फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद है 260, फिर उसके बाद है 60 रुपया, ठीक ना। फिर यहाँ पे कर है या बिक्री कर, वैट लिख देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक ना। 4%, 10%, फिर यहाँ पे 5%, फिर यहाँ पे 2%, और यहाँ पे वैट रुपये में, वैट रुपये में। तो इसका हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूं। तो देखिए यहाँ पे 250 का 4% निकाल दीजिए, 250 यहाँ पे निकाल कर सामने लिख देते हैं। 250 का 4% का अर्थ क्या हो गया, 4/100, 1 0 से 1 0। अब देखिए 5 दूनी 10, 50 25 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 5 10 रुपया हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 रुपया। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 10% निकालिए तो सिंपल 30 रुपया हो जाएगा। 300 गुना 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 30 रुपया। फिर 260 का 5% 13 रुपया हो जाएगा। 260 गुना 5/100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 2 से 13 मर्त में, यानी कि 13 रुपया। यहाँ पे देखिए 60 का 2%, तो 60 गुना 2/100, 1 0 से 1 0, 2 छक 12/10 बराबर 1.20 रुपया लिखिए, ठीक ना। तो 1.20 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए आप टी शर्ट खरीदते हैं तो आपको इतना रुपया तो उसका मूल्य है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या करना है, उसका टैक्स देना है। क्या करना है, टैक्स देना है। तो 250 प्लस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कुल राशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे कुल राशि ज्ञात करना है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 प्लस 10 बराबर 260। फिर उसके बाद क्रॉकरी का 300 और प्लस 30, कोई दिक्कत, बराबर 330। फिर इसका घी का 260 और प्लस 13, 273। फिर यहाँ पे 60 और प्लस 1.20, तो यानी कि 61.20। अब इसको जोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ पे 2 और 0 हो गया, और यहाँ पे 3 1 4,
6 3 9 7 16 4 20 2 22 6 7 13 3 16 6 22 22 का 2 हाथ में आया 2 2 2 4 3 7 2 9 यानी कि 924.20 रुपया इसको कुल देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है राखी को 250 रुपये मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपये मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ता हो तो बतलाइए उसने कुल कितने रुपये चुकाए। देखिए यहाँ पे 250 रुपया है, नहीं तो यहाँ पे इसको क्या देना है 6% वैट, 6% बिक्री कर देना है। फिर उसके बाद 220 रुपया है, 2 नंबर में 220 रुपया है और इसमें आपको इसको क्या देना है 12% वैट देना है। 12% वैट यानी कि टैक्स देना है, कर देना है। तो कुल कितना ही चुकाया तो सिंपल निकाल लीजिए। नहीं तो देखिए इसका मैं यहां पे निकाल देता हूं तो 250 इंटू 1 + 6/100 नहीं तो अलग अलग 6% निकाल कर तब जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 250 और यहाँ पे गुना 106/100, 1 0 से 1 0 काट लीजिए। 125 25 गुना 6 कीजिएगा, उससे बेहतर इसको काट देते हैं 50 25 और 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पे 2 से 53 मर्द में यानी कि 5 गुना 53 बराबर कितना हो गया 5 3 15 और 50 25 1 26 265 रुपया, 265 रुपया इसका देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका देखिए तो इसका भी निकाल लीजिए 220 इंटू 1 + 12/100 तो क्या हो जाएगा 220 गुना 112/100। 1 0 से 1 0 काटिए और फिर यहाँ पे देखिए 2 से 11 मत में और फिर 2 से 5 मत में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे नहीं कटेगा तो यहाँ पे 11 गुना 112/5, कोई दिक्कत। अब इसको दशमलव में हम बदल लेंगे, दशमलव में बदल लेंगे तो 11 से इसमें गुना कीजिए, 11 दूनी 22 का 2 हाथ में आया 2, 11 एकम 11 और फिर 11 2 13 का 3 हाथ में आया 1 और 11 एकम 11 और 11 1 12, 1232/5। अब इसको दशमलव में हम बदल देते हैं, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 2 के बाद 3 उतरा 5 का 20, कोई दिक्कत। और बचा कितना 3, 3 के बाद 2 उतरा 5 6 30, कोई दिक्कत। और बच कितना गया 2, 0 उतरा तो 20 हो जाएगा 5 और दशमलव डाल दीजिए और 5 का 20 यानी कि 246.4 रुपया इसका देना पड़ेगा 2 नंबर वाला का। यहाँ पे 1 नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे 2 नंबर का लिख देते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि कुल कितना इसको रुपया चुकाना होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुल रुपया बराबर जोड़ दीजिए 265 और प्लस 246.5, 4 है, कितना है 4। तो यहाँ पे देखिए 0.4 पहले छांट लीजिए, 6 5 11, फिर यहाँ पे 4 6 10 1 11, हाथ में आया 1 2 2 4 1 5, 511.4 रुपया चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आंसर उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।